मैं सीमा सोलंकी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नागौर। आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और सभी स्वतंत्र सेनानियों को नमन करती हूं। आप सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम कुमार चौधरी, जनता प्लस इंडस्ट्रीज वासवी और नागौर से 15 अगस्त 2026 को जो हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसके लिए नागौर और प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम देशवासियों को उन शहीदों के प्रति, उन हमारे आज़ादी क्रांतियों के प्रति हमारा नमन है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी भाइयों को, मेरे देशवासियों को मेरा प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर अपने देश को सुरक्षित, गौरवशाली और सुसज्जित बनाने का संकल्प लें। ये त्यौहार अपने देश के वो नौजवान जो अपने देश को स्वतंत्र कराने में शहादत हुए, उनको याद करने का, उनको सम्मान दिलाने का त्यौहार है। आप सबको इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भारत को एक गौरवशाली देश बनाने के लिए हमेशा अग्रणी रहे। भारत माता की जय। मैं धनराज सेन सभी शहरवासियों को 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए पुनः एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। राम राम साहब, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस एक उत्सव नहीं, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान त्याग को समर्पित है और इस अवसर पर हम सबको आजादी का अवसर दिलाया, उनको मैं नमन करता हूं और आप सभी को शुभकामना देते हुए विशेष संकल्प लेने की बात कहता हूं कि हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर इस देश के अंदर भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे में प्रेम रखें और इस देश को आगे बढ़ाने में, विकास की गति बढ़ाने में देश के हर एक व्यक्ति का सहयोग करें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। राम राम सर। नागौर में 14 अगस्त 2026 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के विकास कार्यालय जयपुर एवं MSME TDS हैंड टूल्स नागौर के संयुक्त तत्वाधान में खाद्य क्षेत्र में उद्यमिता एवं व्यावसायिक संभावनाओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य क्षेत्र से जुड़े MSME स्टार्टअप्स, उद्यमियों, व्यवसायियों एवं संभावित निर्यातकों को उद्योग विस्तार, तकनीकी उन्नयन, वित्तीय सहायता, निर्यातक एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना रहा था। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन श्री गौतम मैथी, MSME हैंड टूल्स नागौर द्वारा किया गया। भोजराज सारस्वत, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती नागौर तथा शिवकरण डेलू, अध्यक्ष दाल मिल एसोसिएशन नागौर ने उद्योग एवं MSME क्षेत्र से संबंधित विचार रखे। कार्यक्रम में नवरत्न रामावत, सहायक आयुक्त जिला नागौर, उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र नागौर ने उद्योग जगत से जुड़े विषयों पर संबोधन किया। वहीं तरुण भटनागर, IEDS सहायक निदेशक MSME DFO जयपुर ने भारत सरकार के मुख्य वक्ता सहायक निदेशक तरुण भटनागर द्वारा केंद्र सरकार की संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर VS जाटावत, माननीय कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने खाद्य क्षेत्र एवं कृषि आधारित उद्योगों एवं उद्यमों की संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों ने भी अपनी उपयोगी जानकारियां दी। संदीप अग्रवाल, फूड सेफ्टी ऑफिसर
नागौर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानकों से संबंधित जानकारी दी। साथ ही मोहित जड़ डीडीएम नाबार्ड नागौर ने नाबार्ड की योजना एवं वित्तीय अवसरों पर जानकारी दी। वहीं भूपिनेर सिंह जयपुर से आए हुए ने विभिन्न क्षेत्र के निर्यात की संभावनाओं एवं निर्यात बाजार से जुड़ने की तरीकों पर जानकारियां साझा करी। पुरुषोत्तम चौधरी ने पीएमएफएमई योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उपलब्धता, सहायता एवं अवसरों की जानकारी हासिल दी। सम्राट सिंह एवं संदीप सोनी ने ई कॉमर्स के माध्यम से फ्लिपकार्ट एवं वॉलमार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया एवं संभावनाओं पर जानकारी दी। इसी क्रम में मोहित शर्मा ने कृषि एवं खाद्य उत्पादकों के निर्यात से संबंधित अवसरों की जानकारी दी। आयोजकों के अनुसार खाद्य क्षेत्र में मूल्य संवर्धन, प्रसरण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ई कॉमर्स एवं निर्यात के क्षेत्र में व्यापक संभावना है। ऐसे कार्यक्रम स्थानीय उद्यमियों एवं युवाओं को विशेषज्ञों, सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के अंत में श्री नरेंद्र कुमार, अनुदेशक MSME DFO जयपुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। या कोई भी तो एक गोली खाने से फायदा होता है, उतना ही फायदा 3 गोली खाने से होता है और 4 खाने से होता है। तो 4 खाने से दूसरे ऑर्गन शरीर के खराब हो जाते हैं, इसलिए एक खाने से अगर मान लो फायदा हो जाता है उतना करना चाहिए। हमारी इसकी जमीन की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जहर डाल रहे हैं। तो मैं व्यापारी बंधुओं से, उद्यमी बंधुओं से या पधारे हुए सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पे पहला ध्यान दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नागौर में करीब 22 दाल मिले हैं और हमारा रोजाना का प्रोडक्शन करीब 5000 कुंटल है। नागौर में अभी हम बात कर रहे थे इसी साहब के साथ में बैठ के, तो बता रहे थे कि नागौर में मूंग का उत्पादन अच्छा हो रहा है। और इसके 2 कारण हैं। पहला तो कि यहाँ उद्योग लगे, उद्योग से किसानों को मार्केट मिला। दूसरा, यहाँ जो बीज की क्वालिटी अच्छी आई जो हमारी धरती में अच्छा यील्ड दे रहे हैं। तीसरी बात, गवर्नमेंट ने भी इसकी कुछ सपोर्ट किया, इसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाई और अभी मूंगों के भाव 88 रुपये MSP कर दी। तो ये तीनों चीज मिलकर इसका उत्पादन ग्रोथ किया। अब क्या है, भारत दलहन में प्राय आत्मनिर्भर है और हम यहाँ से दालों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 22 मिलों में से करीब 15 मिल माल बनाती है और बाहर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम जो उत्पादन कर रहे हैं इसका एक्सपोर्ट दिल्ली बैठा व्यापारी कर रहा है या बॉम्बे बैठा व्यापारी कर रहा है या बाहर का व्यापारी कर रहा है। वो हमसे लेता है, मुंद्रा पोर्ट भेजता है और वहां से वो इस दालों का एक्सपोर्ट करता है। ऐसा ही हमारे यहाँ जीरे की और केंद्र के थ्रू पहले ही प्लांट के लिए एप्लीकेशन देना होगा। उस प्लांट के एप्लीकेशन के साथ ही आपको जमीन जो ली है उसकी स्टाम्प शुल्क का देना होगा, कितनी स्टाम्प शुल्क हमने ली है। उसके बिहाफ में हम एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे जो बाद में जैसे आप पोस्ट इसका कार्य शुरू करने के बाद अप्लाई करोगे तो उसका आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। दूसरी इसके जो है वो है कन्वर्जेशन शुल्क। अगर कोई भी ज़मीन लेने के बाद उसको अगर कन्वर्ट करवाता है तो उसका जो 75% तो तुरंत उसका छूट है और 25% तक उसका पुनर्भरण भी उसी योजना के माध्यम से होता है। फिर कन्वर्ट कराने के बाद तीसरा आता है कि प्लांट लगाने के लिए जो मनी की आवश्यकता होती है, तो कुछ पैसे खुद होती है, खुद के द्वारा लगाया जाता है, कुछ है जो बैंक के द्वारा लोन किया जाता है। और इन सब लोन लेने के बाद जो भी मशीन्स की है, इक्विपमेंट्स है, इन सब के लिए एक मार्जिन मनी सब्सिडी के तहत दी जाती है। इस मार्जिन मनी सब्सिडी में जो एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, इनमें जो आपने जो इसकी बाद में प्रोजेक्ट मनी बनती है, टोटल प्रोजेक्ट वैल्यूएशन होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, उसके आधार पर 50% तक आपको मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है। तो 50% सब्सिडी मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितने भी बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं 50% सब्सिडी से अगर चलते हैं तो अपने को जो कार्यशील पूंजी है, आगे जो योजनाओं को या कोई भी अगर अपने प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, उसको बार बार किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और
एक साथ पैसे की भरपाई भी अपने साथ हो जाती है। ये मार्जिन मनी अपने को एक साथ नहीं मिलती है। आप अगर व्यवसाय को चलाओगे सुचारू रूप से तो हर साल मिलती है, हर साल मिलेगी। धीरे धीरे उसमें जो सब्सिडी वो मिलती जाएगी। 10 साल तक का इसमें प्रावधान है और इसमें हाईएस्ट वैल्यूशन है 1.5 करोड़ तक। 1.5 करोड़ तक आपको सब्सिडी मिलती है मार्जिन मनी के तौर पर। उसके बाद जो सब्सिडी है वो आती है इंटरेस्ट सब्सिडी, यानी कि ब्याज की सब्सिडी। ब्याज सब्सिडी में क्या होता है कि जितना आपने ब्याज लिया है बैंक से, उस ब्याज के तहत भी 3 पर अलग अलग, जैसे 1 करोड़ तक की सब्सिडी का अलग है, 2 करोड़ का अलग है। इसमें 8%, 7% और 6% की सब्सिडी, यानी कि लगातार जो आप लोन ले रहे हो, लोन की जितनी भी आप इंटरेस्ट ब्याज दोगे वो ब्याज लगभग आपका पूरा तो नहीं है, कईयों की क्या है कि अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेट्स हैं उसके आधार पर, लेकिन लगभग आपका ब्याज है वो रिम्बर्समेंट इससे हो जाता है। हर साल पर, हर तिमाही पर इसका जो रिम्बर्समेंट हो जाता है ब्याज का। इसके अलावा आपको मंडी शुल्क जो भी मिलती है उसमें 100% छूट मिलती है, वो भी पुनर्भरण के तौर पर मिलती है। और इसमें जो अपने विद्युत शुल्क है, विद्युत शुल्क भी अपना लगभग 100% है वो इसमें माफ़ हो जाता है और पुनर्भरण के तौर पर मिल जाता है। तो इन सभी योजनाओं को इस योजनाओं का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जिला उद्योग केंद्र में आप इसके लिए SSO ID, आजकल तो SSO ID के माध्यम से मित्र के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छे CA को आपको हायर करना पड़ेगा, CA के द्वारा आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर और इसको हमारे केंद्र पे आपको देना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ेगा। इसमें यह है कि टाइम लगने की बात है, तो एक क्या होता है कि अपन लोगों को बिना जानकारी के क्या कई बार होता है कि अपन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं या किसी डॉक्यूमेंट से बच जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है। इस वजह से क्या है, अनावश्यक रूप से विलम्ब होती है और फिर एक लांछन लगता है कि सरकारी कर्मचारी है वो काम नहीं करते हैं। काम सभी करना चाहते हैं, हम भी आपके सहयोग के लिए ही हैं। हमारा काम ही यही है कि आपके यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही है उन इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए ही है। तो सभी से आग्रह है कि इसका एक प्रारूप फॉर्मेट है वो जिला उद्योग केंद्र से आप एक बार ले लें। उसके बाद जितने भी आप एक CA वगैरह जितने भी हैं, MSME का नाम सबने सुना होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय की तरफ से। मैं तरुण भटनागर, IIT सहायक निदेशक, आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए। और हमारा यही निरंतर प्रयास रहता है कि कैसे MSME की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका लाभ है वो आप लोग तक पहुंचाया जा सके और उसका लाभ है वो आप योजनाओं का लाभ जो है वो आप उसको ले सकें। मंत्रालय निरंतर कार्य करता रहता है, आप लोगों के लिए पॉलिसियां बनाता है, स्कीम्स बनाता है, कैसे आपको टेक्निकली सपोर्ट मिले, फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, कैसे आपका मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट हो, कैसे आपकी अकाउंटेबिलिटी बने और कैसे आप लोग अपने आप को स्टैंड बाय कर सकें, उन सभी के लिए मिनिस्टर ऑफ MSME कार्य करता है। आज का जो ये प्रोग्राम है, नेशनल सेमिनार ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन फूड सेक्टर, ये इसलिए रखा गया, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। ये नाम मैंने दिया कि फूड सेक्टर जो है नागौर में अप्रॉक्स 27% अपना एक्सपोर्ट होता है राजस्थान से। बट हम लोग जीरा, मेथी मिल्स भी हमारे पास बहुत सारी हैं, ऑयल्स मिल्स हैं, बट हम लोग क्या कर पाते, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। हम लोग अपना आइटम हम बनाते हैं यहाँ पर, हम अपना ये जो फूड आइटम्स हैं, ये फूड एग्रो प्रोडक्ट्स हैं हम बनाते हैं, बट उसको हम प्रोसेस नहीं कर पाते। तो क्यों ना हम इस पे कार्य करें। देखो, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, ये सबने सुना है, बट उसके लिए करना पड़ता है, लगना पड़ता है। आप मेहनत करोगे तो आप लोग ही बढ़ेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोग्राम का जो एंटरप्रेन्योरशिप जो मैंने लिखा है, ये मीनिंग ये है कि जो किसान जो हैं, FPO जो हैं, वो बहुत कार्य करते हैं। अपने प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, एग्रो प्रोडक्ट निकाल बनाते करते हैं, बट क्या होता है, आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, आप उद्यमी नहीं बन पाते, बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं। क्यों ना किसानों को भी उद्यमी बनाया जाए। अगर वो भी अपने प्रोसेस कर सके तो वो भी उद्यमी बन सकता है।
साथ साथ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो मैंने लिखा है, ये मतलब हिंदी में आप लिख जानेंगे तो व्यावसायिक संभावना है, बिजनेस मतलब व्यावसायिक संभावना है, पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी बोलते हैं उसको, संभावनाएं बोलते हैं। वो इसलिए कि बहुत सारी संभावनाएं हैं एग्रो के अंदर और इतनी सारी स्कीम्स हैं आप लोगों के लिए कि अगर आप हल्का सा अपना हाथ बढ़ाएंगे ना तो आई श्योर कि आप लोग आगे बढ़ जाएं। आज मेरी बात चल रही थी विशी साहब से अभी, उन्होंने बताया हम लोग बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, उसने अपना स्टार्टअप किया, कुछ जॉब में लगे। आज नाबार्ड का भी सेशन रखा है हमने, तो नाबार्ड ही बहुत सारी ट्रेनिंग करवाता है आपको। एपिडा से भी आए हुए हैं मोहित जी, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो और क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। आज हम अपना, जैसे कि मेरी जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरी बहुत ज़्यादा से बात चली, तो मैंने कहा आप अपना प्रोडक्ट है बनाते हैं तो क्यों टीएम लेना चाहिए। टीएम मतलब ट्रेडमार्क, आप अपना ब्रांड बनाए ना। आज सब अपना काम कर रहे हैं पर तुम्हारा क्या ब्रांड नहीं है। आप लिज्जत पापड़ जानते हैं? लिज्जत पापड़ को जानते हैं? नाम सुना है लिज्जत पापड़ का? वो ब्रांड है, सब सुन गए। बीकानेर की भुजिया, बीका जी ब्रांड है, बीका जी, बीकानेर की भुजिया तो जी आई है। तो ब्रांड क्यों ना बनाया जाए। अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाएंगे, देखो अपने लिए काम को करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना हम आज से ही स्टार्ट करें। साथ ही साथ आईपीआर के लिए हमने यहाँ पर राहुल जी को बुलाया है, बहुत नॉलेजेबल हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, आपको पूरा बताएंगे कैसे आप अपने आप को ट्रेडमार्क आईपीआर अटॉर्नी लेकर, आईपीआर जो ट्रेडमार्क लेकर कैसे आप ब्रांड बना सकते हो, अपने प्रोडक्ट को खुद सेल कर सकते हो, इवन एक्सपोर्ट तक कर सकते हो आप। उसके लिए फीओ से हमारे भूपेंद्र जी आए हुए हैं, ये भी बड़े, आज इनकी 2 मीटिंग थी तब भी ये वो छोड़ के आ जाए हैं, नहीं सर आपने बोला है मैं नागौर आऊँगा। और वहाँ के जो उद्यमी भाई हैं जो खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको कैसे एक्सपोर्ट करें उसके बारे में बताऊँगा। इवन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, सर हम प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, ब्रांड भी हमने बना लिया, बट हम बेचे कहाँ पर। उसके लिए प्लेटफॉर्म दिया है हमने आपको ई कॉमर्स का। जीरा जो है मेरी कल बात चल रही थी कि 5 ग्राम से लेकर 50 ग्राम से लेकर 5 किलो तक की वो पैकेजिंग करके बेच रहे हैं। तो क्यों ना आप घर बैठे बैठे ई कॉमर्स के थ्रू आप बाहर आउट ऑफ इंडिया बेचें। वॉलमार्ट आपकी हेल्प करता है, तो हमने वॉलमार्ट को भी यहाँ बुलाया है। एक बार बात सुन लें हमारी आप, फिर आप बात करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी आपके पास है ना। आवाज़ क्या डिस्टर्बेंस देती है प्लीज़। क्यों ना आप ई कॉमर्स साइट पे बैठ के अपना यहाँ से ही अपने घर बैठे बैठे आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो। आज अमेजन नाम सुना है आप सबने, फ्लिपकार्ट सुना है, तो क्या होता है हम ऑर्डर देते हैं और सामान घर पे आता है, घर से लेके जाता है और घर पे ही पैसा हमारे अकाउंट में आता है। तो उसी प्रकार से आप अपनी पैकेजिंग खुद बना के ब्रांड बनाकर आउट ऑफ इंडिया बेचे ना, घर के अंदर ही बैठना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अपना प्रोडक्ट बनाना है, घर पे आपको आदमी आएगा लेने के लिए और वो लेके जाएगा और वो बेचेगा। अब जहाँ पे बायर ने परचेज किया है वो लेगा, पैसा आपके अकाउंट में, कहीं जाना ही नहीं है आपको। पान में थी फेमस है नागौर की, और तो एक्सपोर्ट करता है कोई और। सही कह रहा हूँ ना मैं, गलत तो नहीं कह रहा कुछ। तो क्यों ना हम करें। जब सरकार आपके साथ है तो आपको आगे बढ़ना है। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं एमएसएमई जयपुर तथा इस आयोजन से जुड़े सभी संस्थानों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज का विषय खाद्य क्षेत्र में उद्यमिता एवं व्यावसायिक संभावनाओं वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है, क्योंकि ये केवल उद्योग या व्यापार से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर किसानों से, कृषि से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, रोजगार और देश के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। आप मेरे पूर्व आदरणीय साथियों ने, जिसमें
सारस्वत साहब ने और डेलू साहब ने बहुत कुछ विस्तार से बता दिया। और उसके बाद में जिस तरह से सांगवा साहब ने, मुझे खुद को नहीं पता था कि आपका विभाग इस तरह से इतनी बड़ी योजनाएं, एक नया स्टार्टअप खोलने के लिए इतनी कुछ सब्सिडीज देता है। और उसके बाद में भटनागर साहब ने काफ़ी कुछ चीज़ों को विस्तार से बताया। मेरे डीन साहब भी बैठे हुए हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो अभी रावे में हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और जो काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नौकरी नहीं, अपना कुछ स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनके लिए जब आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये रखते हैं, उसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सांगवा साहब से और MSME के जो अधिकारीगण हैं उनको बुलाएं और उनको बच्चों से स्टूडेंट से रूबरू करवाएं। इतनी कुछ यदि एक अपना आप में स्टूडेंट्स में इतनी योजनाओं के बारे में यदि पता चलता है कि उसको इतनी सहायता मिलती है, तो नेचुरल है उसमें जो एक पहले स्टार्टअप खोलने में जो उसको हिचक होती है, ये इतनी संभावनाएं हैं, इतना कुछ मिलता है, तो मैं सोचता हूं कि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स आगे होके आएंगे। भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारी कृषि विविधता, हमारे किसान और हमारा विशाल उपभोक्ता बाजार है। लेकिन आज आवश्यकता केवल अधिक उत्पादन करने की नहीं, बल्कि उस उत्पादन में अधिक से अधिक मूल्य संवर्धन करने की है। यदि कोई किसान केवल गेहूं, बाजरा, दाल या मसाला का उत्पादन करके उसे कच्चे रूप में बेचता है, तो उसकी आय एक सीमा तक ही बढ़ सकती है। लेकिन उसी उत्पादन को हम क्लीनिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके उसे तैयार उत्पादन के रूप में बाजार तक पहुंचाया जाए, तो उसी कृषि उपज में कई गुना अधिक आर्थिक संभावनाएं पैदा हो सकती है। इसीलिए हम केवल फार्म को मार्केट की सोच तक सीमित न रखकर फार्म टू इंटरप्राइजेस की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह अवसर कितना बड़ा है, इसका अंदाज कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड 2014-15 में लगभग 1.34 लाख करोड़ था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर लगभग 2.24 लाख करोड़ हो गया है। इसी प्रकार कृषि खाद्य निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। इसका स्पष्ट संकेत है कि दुनिया भारतीय कृषि उत्पादों को केवल कच्चे माल के रूप में नहीं, बल्कि प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स के रूप में भी स्वीकार कर रही है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों, युवाओं और MSME के सामने आने वाले वर्षों में बहुत बड़े अवसर उपलब्ध हैं। फूड प्रोसेसिंग की विशेषता यह है, इसमें उद्यमिता के लिए हमेशा बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे स्तर से शुरू होकर भी एक सफल व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है।